मयूरेश जोशी हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग के। मयूरेश, जिस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं आपसे सबसे पहले वो है टाटा मोटर्स। ग्लोबल सेल्स आंकड़े बेहद दमदार नजर आ रहे हैं और काफी लंबे समय बाद टाटा मोटर्स ने अच्छे आंकड़े दिखाए। हालांकि कल स्टॉक में बड़ी तेज उछाल दिखी, 8% से ज्यादा की, लेकिन क्या लगता है आपको इन लेवल्स पर भी टाटा मोटर्स खरीदारी के संकेत दे रहा है? क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह की दिक्कतें थी, आर्थिक मंदी का खतरा और चीन की दिक्कतों के चलते जो पिटाई हुई है इस स्टॉक की, क्या अब भी खरीदना चाहिए? जबकि लोअर लेवल से मेरे ख्याल से ज्यादा भी तो टाटा मोटर्स एग्जैक्टली 100 रुपए ऊपर आ चुका है। मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल। आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स आई थिंक एक सब्सटैंशियल मूव दिया टाटा मोटर्स ने। और जहां तक चाइना के वॉल्यूम्स के सवाल रहे, आई थिंक वी आर स्टिल बिल्डिंग इन लोअर वॉल्यूम, सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है रादर देन लुकिंग एट द डबल डिजिट ग्रोथ जो एनालिस्ट का पिछले क्वार्टर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि आई थिंक जो ग्लोबल सेल्स के आंकड़े आए हैं काफी एनकरेजिंग है और जिनके नए मॉडल लॉन्चेस हैं XF और XJ, आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ बज एक्स चाइना। तो आई थिंक चाइना के जो हमने वॉल्यूम्स का अंदाज लगाया है लोअर सिंगल डिजिट्स में लगाया है। EBITDA मार्जिन JLR की अगर हम लोअर एंड पे भी पकड़े एट 14% तो भी आई थिंक द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस दैट टाटा मोटर्स डिराइव्ड एट लोअर लेवल्स आई थिंक जस्टिफाइड नहीं थे। अभी जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, आई थिंक रिजल्ट्स विल बी अ लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड। हमें लगता है आई थिंक JLR मार्जिन्स शुड कम एनीवेयर बिटवीन 14-14.1% एट द लोअर एंड ऑफ द बैंड, जो 14 to 16% के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक बिजनेस विल डू वेल, बट मुझे लगता है आई थिंक JLR इज द की फॉर टाटा मोटर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक डिक्लाइंस पे खरीदी करनी चाहिए। रिजल्ट विल नॉट बी दैट एनकरेजिंग एंड स्टॉक हैज मूव्ड अप सब्सटेंशियली। तो इन्वेस्टर्स का 2 साल का भी हो तो डिक्लाइंस के लिए राह देखें, 2 साल का नजरिया रखें। मुझे लगता है एज न्यू मॉडल्स कम थ्रू, एज देयर मॉड्यूलर स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स गिविंग इन बेटर रिजल्ट्स, और जैसे इनकी चाइनीज प्लांट भी है, चेरी प्लांट, दैट विल ऑल्सो सब्सटेंशियल सेविंग्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। तो मुझे लगता है डिक्लाइंस टाटा मोटर्स बिकम्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव बेट। आई थिंक वी रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश ओवर 2 ईयर पर्सपेक्टिव। ओके, तो एक बुलिश आउटलुक है टाटा मोटर्स पर और उम्मीद है यहाँ पर आज अच्छी तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी शेयर की ओर से। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, कुछ और स्टॉक्स आपके रेडार पर रहेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर और आपको एक बड़ी खबर आप बताएं, कॉल ड्रॉप पर CNBC आवाज की पिछले 6 महीनों से चल रही मुहिम लंगराई है। हमने खास एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने फैसला लिया है कि अगर कॉल ड्रॉप होता है तो टेलीकॉम कंपनियां कंज्यूमर को मुआवजा जरूर देंगी। तो हरकत में यहां पर प्रशासन आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसका क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी की दिक्कत है कि आप किसी को फोन लगाएं और तुरंत वो कॉल ड्रॉप होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या असर पहले इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारी भरकम मुआवजा अब कंपनियों को पे करना पड़ेगा। मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये अच्छी चीज है एक्चुअली। मुझे लगता है हम जितने 5-6 लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी हमारे में से कोई ऐसा होगा जो रोज डेली बेसिस पर कॉल ड्रॉप से परेशान ना हो। मतलब अब तो फ्रस्ट्रेट हो गए कि मानकर ही चलते हैं कि एक बार में कॉल लगेगा नहीं, 2-3 बार तो ट्राई मारनी पड़ेगी। मयूरेश, आप भी ऐसी राय रखते हैं? और ये जिस तरह का अब कड़ा कानून बनाने की तैयारी हो रही है, कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल बात होगी। बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक दिस इज एन इश्यू एंड एवरीबडी एक्सपीरियंसेस दिस, जैसे आपने राइटफुली कहा। अभी इसके 2 वजह हैं। आई थिंक जो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, आई थिंक स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी पॉसिबली हैज नॉट कम थ्रू इन द वे दैट वी प्रॉब्ली वांटेड टू कम थ्रू। एंड सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो जो आई थिंक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है टू स्ट्रेंथन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज टेलीकॉम प्लेयर्स विल प्रॉब्ली हैव टू डू दैट। तीसरी बात, जैसे आप पेनल्टीज की बात कर रहे हैं, तो होल थिंग कम्स थ्रू। आई थिंक दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ financial impact, because I think call drops is a common scenario across industries. तो मुझे लगता है within the telecom space itself, I think increased capex होगा। Already there has been huge allocations towards spectrum payouts. जैसे spectrum sharing और trading की हम बात कर रहे हैं, a lot of telecom operators, especially the bigger guys, will need to go for that, जिसकी वजह से उनकी जो sharing fees है, transfer fees है, that will take an impact on their P&L as well. तो मुझे लगता है एक holistic view लें तो I think realistically in terms of return ratios, telecom companies will get affected over the next 4 to 5 quarters in terms of increased OPEX, in terms of increased capex that they'll have to do to strengthen their infrastructure,
और तीसरी बात आई थिंक अगर स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग में जाते हैं दैट विल आल्सो एलोकेट इंक्रीज कॉस्ट। तो मुझे लगता है आई थिंक टेलीकॉम कंपनीज विल टेक अ हिट ऑन द रिटर्न रेशियोज। चले टेलीकॉम कंपनियों पर इसका दबाव जरूर देखने को मिलेगा। फिर क्या रणनीति आप सुझाएंगे दीपेश इन स्टॉक्स में? क्या आज बिकवाली करना चाहिए, क्या शॉर्ट करना चाहिए इन स्टॉक्स को? अगर मैं स्पेसिफिकली अगर भारतीय एयरटेल की बात करूं तो एक 340 का जो उसका बिल्डअप था वो उसको पार करके कल तो ऊपर की क्लोजिंग दी थी, बट अगर आज सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक 340 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस माना जाएगा, बिकॉज एक बहुत ही कंजेस्टेड स्ट्राइक हो 340 है इन टर्म्स ऑफ कॉल इज कंसर्न। लेकिन आज अगर आज भी सस्टेन कर जाता है अगर 340 का स्ट्राइक तो इसके अंदर बहुत ही शार्प अनवाइंडिंग देखी जा सकती है। फिर मे बी ये जो न्यूज आ रही है टेलीकॉम के अंदर वो मे बी एक ट्रेडर्स एक साइडलाइन कर लेंगे, बट अगर आज अगर 340 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो इसके अंदर फर्दर ड्रॉप आ सकता है अप टू 320 लेवल्स ऑन द लोअर साइड। आज भारती के लिए एक और नेगेटिव खबर ये कि अफ्रीका में जो कारोबार वो बेचने की योजना बना रहे थे वो योजना भी शायद अब आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही, उसे भी वापस लेने की तैयारी भारतीय एयरटेल की तरफ से चल रही। तो दो बुरी खबरें भारती के लिए। देखना होगा 340 का लेवल ये स्टॉक आज होल्ड कर पाता है नहीं, लेकिन भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने साफ किया है कि कंपनी कॉल ड्रॉप रोकने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। Whole industry is focused on managing the call drop issue. I think it is a serious issue. We cannot not take responsibility, and I have also assured the telecom minister, the regulator, that we are doing everything possible. I'm personally monitoring it. I can tell you, Bombay is now in reasonably great shape. Delhi is moving into that direction day by day. Some parts of Latins Delhi, we are still struggling. The government has come out with the policy of giving us more towers in the government buildings, and you will see some changes. लेकिन ये तमाम पैक रेडार पर रहेगा, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो, आइडिया या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे शेयर, इन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। दबाव आ सकता है इनमें। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और शेयरों पर आपके लिए राय लेकर आएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और दीपेश मेहता। कुछ और स्टॉक्स जहां पर दिखेगा आज एक्शन, राकेश बताएं। श्रेय इंफ्रा और टाटा टेली के चार्ट्स देखकर आज जो खबर आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग और अहम भी है। काफी लंबे समय से वैसे बात चल रही है कि अमेरिकन टायर कंपनी यहां पर 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है। इनके कारोबार में 20,000 करोड़ के आसपास की डील साइज बताई जा रही है, या वैल्यूएशन भी हो तब भी एक बड़ी डील है। तो ओवरऑल जब भी ये खबर आती है स्टॉक काफी तेजी से भागता है, खासतौर से टाटा टेली चूंकि छोटी प्राइस का शेयर है। ये बताएं श्रेय इंफ्रा और टाटा टेली क्या खरीदने की राय है आपकी? चार्ट्स के लिए आपसे न्यूज एक बार अलग कर दें तो चार्ट्स पर मजबूती है क्या? अनिल जी, अगर पहले टाटा टेली की बात करें तो चार्ट्स पर एक पुल बैक रैली बन सकती है स्टॉक के अंदर। टेक्निकली कंफर्ट नहीं आता है बाइंग करने के लिए। नीचे में 6 रुपए 70 पैसे एक सपोर्ट है। कल की क्लोजिंग 7 रुपए 5 पैसे की थी और स्टॉक में ऊपर की तरफ देखें तो मौजूदा स्तर से देखें तो 8 रुपए 20 पैसे तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर स्टॉक 8 रुपए 20 पैसे के ऊपर निकलता है तब टेक्निकली कोई ब्रेकआउट होगा, उस समय कोई टेक्निकली स्टॉक बाइंग मोड पे आएगा। एल्स अगर प्योर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो टाटा टेली को क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ एसआरईआई इंफ्रा की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है। कल भी देखें तो स्टॉक ने 57 रुपीज 40 पैसे का एक हाई लगाया था। ऊपर में 57-58 रुपए स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है। पर जिस तरीके से स्टॉक नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है, स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है। स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए और जैसे ही 57-58 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो टूटेगा, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तब एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 72-73 तक की देखने को मिल सकती है। मौजूदा स्तरों पे गिरावट पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए और एक बार 58 रुपए के स्तर टूटते हैं तो एग्रेसिव होकर बाइंग करनी चाहिए मोमेंटम को चेस करने के लिए। चलिए, मोमेंटम को चेस करने के लिए यहाँ पर 58 के ऊपर तेजी की पोजीशन में आप अग्रेसिव तेजी करना शुरू करें। स्टॉक देखिए कल के सत्र में 4% से ज्यादा भागा था। कुछ और शेयर आज रेडार पर रहेंगे। माइंड ट्री जहां पर हमने देखा है काफी बेहतरीन नतीजे आए हैं। डॉलर रेवेन्यू हमारा अनुमान था करीब 13% से बढ़ेगा, लेकिन 16.5% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफे में भी 14% का इजाफा देखा गया। हालांकि कंपनी ने थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखा है आने वाले तिमाहियों के लिए, लेकिन इन नतीजों के बल पर मुझे मयूरेश आप बताएं कितनी तेजी आएगी, आज क्या करे निवेशक?
तो अर्शिदा जी, आई थिंक क्लियरली नंबर्स हैव बीन गुड फॉर माइंडट्री, और जैसे इन्होंने एक्विजिशंस किए थे ब्लूफिन और रिलेशनशिप सॉल्यूशंस, कंसोलिडेटेड बेसिस में इवन दीज टू कंपनीज वुड हैव एडेड टू द नंबर्स। जहां तक EBITDA मार्जिन्स का सवाल है, प्रोबेबली आई थिंक द काइंड ऑफ ऑर्डर विंस दैट दिस कंपनी डिड इन FY15, 646 odd million, आई थिंक ऑर्डर बुक को एक बार सुनना बहुत जरूरी होगा ऑन हाउ दे आर परसीविंग थिंग्स। बट जैसे हेडविंड्स की बात कर रहे थे और जैसे काफी IT कंपनियों ने हेडविंड्स की बात की थी, आई थिंक इट्स अ टिपिकल क्वार्टर। सेकंड हाफ जो होता है, आई थिंक Q3 में फॉरलॉग्स होते हैं, लोअर वर्किंग डेज, Q4 में क्लाइंट बजटिंग एक्सरसाइज डिसाइड होती है। और जितना माइंडट्री ने आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, मुझे लगता है आई थिंक द यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स विल टेक अ टोल ऑन द EBITDA मार्जिन। हालांकि EBITDA मार्जिन शुड रिमेन इन द 18 to 20% ब्रैकेट इन आवर ओपिनियन। तो क्लियरली आई थिंक numbers have been good, so I'm not ruling out a 5-6% move on the stock, but valuations के हिसाब से भी I think it's trading 16.5 times FY17 numbers। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं I think even if the stock moves over the next 6 months, 9 months, there will be a gap of 10 to 12% from the current levels। माइंडट्री में आपसे राय लेना चाहता हूँ वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि दीपेश मैं देख रहा था कल माइंडट्री में स्टॉक भले 0.1% ही गिरा, लेकिन क्या शॉर्ट्स बने इस काउंटर पर। ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से बढ़ के आया नतीजों के पहले, क्या लग रहा है आज जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग बन सकती है इस काउंटर पे? एब्सोल्युटली, मुझे भी लग रहा है कि एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है स्टॉक के अंदर, बिकॉज अगर आप इनकी ओपन इंटरेस्ट भी स्टैंडिंग देखें तो स्ट्रेट 1500 पे दिख रही है, कहाँ भी अग्रेसिवली नियर स्ट्राइक्स पे कहाँ भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इसका। तो एक 1500 तक तो रूम में क्लियरली एविडेंट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ माइंडट्री इज कंसर्न। प्लस मुझे लग रहा है एक ओवरऑल IT सेटअप में एक ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं ये हल्का सा पॉजिटिव न्यूज के साथ, जिसमें पूरे IT सेक्टर में बहुत ही शॉर्ट्स दिख रहे हैं। HCL टेक भी देखे मेरा एक माइंडट्री के बाद अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिले लॉन्ग्स करने की, तो मुझे लग रहा है कि HCL टेक एक ऐसा काउंटर हो सकता है जिसमें एक लॉन्ग करके तेजी कर सकते हैं मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे। ओके तो माइंडट्री में आज शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी की पूरी उम्मीद। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर जो बताएंगे हम कि आज जो बड़ा इरादा है ऐलान करने का कुमार मंगलम बिरला का, में 1:45 पर क्या होगा ये ऐलान, ये एक्सक्लूसिव खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही प्री ओपनिंग सेशन और पहला सौदा। बाजारों के खुलने की तैयारी, पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों में कल की बेहतरीन मजबूती के बाद क्या आज वही मोमेंटम, वही तेजी का रुझान बरकरार रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन SGX निफ्टी ठंडा होता दिख रहा है, सिर्फ 10 अंकों की मजबूती है। और सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए हांगकांग के बाजार आधा % मजबूत है। हालांकि एशियाई बाजार ऊपरी लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली के शिकार होते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन निक्केई अब भी 250% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। शंघाई के बाजारों पर डालिए नजर, मजबूती है आधा % की। तो जितने तेज थे एशियाई बाजार वो आधे कम हो चुके हैं, और शायद ये वजह कि 25-30 पॉइंट ऊपर जो SGX निफ्टी था, अब यहाँ पर 10 पॉइंट की ही तेजी मात्र बची है। देखते हैं हमारे यहाँ प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत किस तरह की होती है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। कल रुपए में जो शानदार रिकवरी दिखी, क्या आज वही रिकवरी बरकरार रहेगी? 45 अंक नीचे है सेंसेक्स, और निफ्टी पर 5 अंकों का नुकसान पहली टिक पर आपको नजर आएगा। और इसकी वजह है भारतीय एयरटेल का स्टॉक जो बुरी खबरों से जूझता हुआ। एक तो कॉल ड्रॉप पर ट्राई की रिकमेंडेशन बहुत कड़क आ सकती है, और दूसरा एक अमेरिका में टावर कारोबार बेचने में, माफ कीजिए अफ्रीका में टावर कारोबार बेचने में इन्हें मुश्किल आ रही है, या फिर ये हाथ पीछे खींच रहे हैं। 10% नीचे ये स्टॉक दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। लिविन 5% नीचे, और इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा नुकसान है 1 से 1.5% का। मजबूत क्या है? कैन इंडिया 4% ऊपर, हिंडाल्को 4% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% मजबूत। इस ग्रुप पर नजर रखिए, आदित्य बिरला ग्रुप, इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रह सकते हैं। इसकी वजह बताऊं आपको, इससे पहले एक बार रुपए की ओपनिंग देख लेते हैं। 6 पैसा कमजोर खुला है आज रुपया, करेंसी मार्केट में मामूली सी कमजोरी का रुझान। आदित्य बिरला ग्रुप की हम बात कर रहे थे, और आदित्य बिरला ग्रुप आज रहेगा एक्शन में। ई कॉमर्स का कारोबार करने वाली ये जो स्पेस है, इस स्पेस में दुनिया के सारे दिग्गज अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यही कारण है कि कुमार मंगलम बिरला नया ई वेंचर शुरू करने जा रहे हैं, और आज वो इसका ऐलान करेंगे। उनके इस नए वेंचर की पूरी और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास है। नीरज बताइए, आज कुमार मंगलम बिरला क्या कुछ ऐलान करने वाले हैं, और क्या बड़ा होगा आज?
जी हाँ, बिल्कुल एक तरीके से पूरी नई कंपनी लॉन्च की जाएगी और इसका ऐलान खुद कुमार मंगलम बिरला करेंगे और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा जैसे बड़े प्लेयर्स हैं और ये बिजनेस सबसे ज्यादा बूम कर रहा है। करीब $30 बिलियन का ये बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें जितने भी बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट हाउसेस हैं भारत के, वो अपने हाथ आजमाना चाहते हैं, इसीलिए बिरला ग्रुप जो है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है। आपको बता दूं कि ये रिटेल का कारोबार इनका ऑलरेडी है, लेकिन ये सिर्फ अपने लेवल से भी इस समय बेचते हैं। अब उसको एक्सपेंड करेंगे और जिस तरीके से एक मार्केट प्लेस काम करता है उस तरीके का एक बिजनेस मॉडल लेके आएंगे और बड़े पैमाने पे आएंगे। कुछ समय पहले इन्होंने किशोर बियानी का जो है फैशन का बिजनेस जो था पैंटलून, उसको भी खरीदा था। इनकी ऑलरेडी अपनी एक trendin.com के नाम से वेबसाइट है जिसके जरिए ये ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, अपने प्राइवेट लेवल से बेचते हैं, लेकिन अब उसको एक्सपेंड करेंगे और बड़े पैमाने पर उतरेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, जो तमाम सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं, तमाम सारी कंसल्टेंसी की रिपोर्ट्स हैं, कि ये जो ई रिटेल का बिजनेस है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें कोई ग्रुप पीछे नहीं रहना चाहता, जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं। तो इसीलिए आज इसका बाकायदा 1:45 बजे ऐलान किया जाएगा और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से रखेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल में है कि जो इस तरीके के बिजनेसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लग रही है, लेकिन अभी भी बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना और उससे प्रॉफिट बनाना एक चैलेंज होगा। देखना ये होगा कि वो क्या मॉडल लेके आते हैं, क्योंकि जो उनका अभी का बिजनेस है जो एबी न्यूवो के तहत चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। तो लेकिन जब ये इसको मार्केट प्लेस के तौर पे लेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो दिग्गजों के साथ कैसे मुकाबला करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी, इसका खुलासा होगा आज। शुक्रिया नीरज, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि जब एक बड़ा प्लेयर, बड़ा कॉर्पोरेट हाउस ई कॉमर्स जैसे बिजनेस में उतरता है तो किस तरह से रूल्स ऑफ द गेम चेंज होंगे या नहीं, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप को उन्हीं कंपनियों की तरह कारोबार करना होगा। और नीरज जो बात कर रहे थे कि अब तक ई कॉमर्स कंपनियां हम सबको पता है प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये देखना काफी अहम होगा कि क्या आदित्य बिरला ग्रुप उन कंपनियों पर दबाव अब डालेगा कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाना शुरू करे। अब तक जो भी कंपनियों में पैसा लगा है वो वेंचर कैपिटल निवेश के जरिए ही आया है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस इस बिजनेस में नहीं उतरा है। तो सवाल यही है कि एबी न्यूवो, पैंटलून जैसे स्टॉक्स जो रिटेल का कारोबार वैसे चलाते हैं, उनमें आज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तेजी करने की जब कंपनी इस तरह का ऐलान लेकर आएगी। मयूरेश, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या करना चाहिए शेयर में? तो क्लियरली स्ट्रक्चरली पहले हर्षदा जी देखे तो आई थिंक दी बिजनेस इटसेल्फ इज लार्ज, लेकिन जहां तक हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, आपने राइटफुली कहा, आई थिंक काफी इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, बैक एंड पे लगते हैं, फ्रंट एंड पे लगते हैं, लॉजिस्टिक्स पे लगते हैं, ई टेलिंग में लगते हैं। तो उसमें आई थिंक यू हैव टू मेक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड इफ द न्यूज इज ट्रू, जो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चली व्हाट एग्जैक्टली इज प्लानिंग टू डू, मुझे लगता है आई थिंक जो ब्रिक एंड वॉल मॉडल सिस्टम अभी भी चल रही है बिजनेस की, आई थिंक इवन दैट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन विद अ लॉट ऑफ लोकल प्लेयर्स। तो मुझे लगता है इनकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है एबी न्यूवो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गॉट अ वेरी डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट और वैल्यूएशंस पे भी थोड़े महंगे। तो आई थिंक सेंटिमेंटली स्टॉक चल सकता है, बट मोर और लेस आई थिंक स्टिल वेट फॉर व्हाट द अनाउंसमेंट्स आर टू प्रॉब्ली टेक अ कॉल। ओके, तो ये रहा आते ही देखना होगा आज किस तरह का एक्शन यहाँ पर दिखता है। लेकिन मदरसन सुमी, दीपेश, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। फिर से खबरें बुरी आती दिख रही है। फॉक्सवैगन यहाँ पर यूरोप में 85 लाख कारें रिकॉल कर रहा है। अब स्टॉक पर कितना इंपैक्ट आएगा यहाँ पर मदरसन सुमी में? क्या अब भी शॉर्ट्स बनाने के मौके दिखते हैं आपको? सेंटिमेंटल इंपैक्ट? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काउंटर में ऑलरेडी बहुत शॉर्ट्स स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी से दिखे गए थे और वहां से एक छोटा सा पुल बैक रैली दिख रहा था। ये लेवल्स पे वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, बट एक अगर आप नीचे पे अगर 230 अगर मान के चले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये स्टॉक के अंदर। तो एक उसके स्टॉप लॉस से अगर किसी के अंदर बाइंग लेवल्स पड़े हुए और एक गैप डाउन दिखती है तो मैं उसके स्टॉप लॉस अवॉइड करने की जाऊंगा। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत नीचे है वो स्टॉप लॉस, बट उसके पहले ही कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है स्टॉक का। बट एक फ्रेश सेल अगर अराउंड 250-255 के अराउंड बनता है तो एक 250-255 के बीच में एक फ्रेश सेल भी बनाया जा सकता है ये स्टॉक के अंदर। ऊपर में 264 का एक स्टॉप लॉस मान के और नीचे में 230-235 का एक टारगेट मान के चल सकते हैं। चलिए 230-235 का टारगेट मान के आप स्टॉक में बिकवाली कर सकते हैं। दबाव के घेरे में ये काउंटर आज देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक जो रहेगा प्रेशर में आज, उसमें डीएलएफ पर नजर रखिए, क्योंकि आपको याद होगा सेबी ने डीएलएफ को नई पूंजी रेस करने से उस पर रोक लगाई थी। डीएलएफ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट को अब सेबी ने खुद एक अर्जी भेजी है और उनको लिखा है कि वो डीएलएफ को
अनुमति ना दे फंड्स रेज करने की, क्योंकि 2007 में कंपनी ने जो अपना आईपीओ लाया था वहां पर कुछ गलत खुलासे किए थे अपने प्रोस्पेक्टस में। पहले चार्ट पर एक मैं कॉल लेना चाहूंगी राकेश आपसे। डीएलएफ कल 2.5% टूटा, आज क्या रणनीति होनी चाहिए इसमें, क्योंकि प्री ओपन सेशन से भी संकेत यही मिल रहे हैं कि कुछ दबाव के घेरे में रहेगा शेयर। हर्षिता, अगर टेक्निकली देखें तो डीएलएफ का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, नीचे में 120 के अराउंड एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है अगर स्टॉक में कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और किसी कारण से स्टॉक 120 रुपए के ऊपर कहीं मिल रहा होता है तो 120 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता नहीं है कि 120 का सपोर्ट स्टॉक इजीली तोड़ेगा। अगर 120 के लेवल स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ता है तब एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, तब डीएलएफ का ट्रेंड अप ट्रेंड से टेक्निकली डाउन ट्रेंड के अंदर आएगा। एज ऑफ नाउ ट्रेंड क्लियरली इंटैक्ट है और 120 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, 120 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर कमजोर होकर उन लेवल के आसपास आए तो मौका बन सकता है आपके लिए खरीदारी का डीएलएफ में। ये राय आती है। एविएशन स्टॉक्स मयूरेश, क्या अब भी मौका बचा है खरीदारी करने का, क्योंकि आज खबरें आ रही कि कल नई दिल्ली एयरपोर्ट से अब तक की रिकॉर्ड एक दिन में 1044 फ्लाइट्स उड़ी हैं, यानी कि जबरदस्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन है, स्टॉक भी बड़ी तेजी में है। आप क्या करेंगे, खरीदना चाहते हैं? जेट, स्पाइस जेट, इंडिगो का आईपीओ 26 अक्टूबर को आने की बात हो रही है, उससे पहले या फिर देर हो चुकी है? अब तो क्लियरली अनिल जी, आई थिंक फंडामेंटली और स्ट्रक्चरली आई थिंक मैं हमेशा वही राय रखता हूँ। आई थिंक एयरलाइन स्टॉक्स, एक तो उनकी बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आती, दूसरी बात जैसे इनके कैश फ्लोज पे इंपैक्ट आता है क्योंकि लोड फैक्टर्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। आई थिंक इनकी नेगेटिव नेटवर्थ है और क्लियरली आई थिंक द इंडिगो आईपीओ इज क्रिएटिंग सम अमाउंट ऑफ बस। हालांकि ये मैं रूल आउट नहीं करता, विद द फॉल इन ईटीएफ प्राइसेस मार्जिन में एक अच्छा सुधार देखने मिलेगा। जैसे हॉलिडे सीजन नजदीक आता है, Q3 प्रॉब्ली बिकम्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स क्योंकि लोड फैक्टर्स बढ़ते हैं। बट क्लियरली आई थिंक देयर इज ऑल्सो competition intensity. I think जैसे नए एयरलाइंस आ रहे हैं, probably they will also have a say once they are listed or even in the listed space itself, or pressures on fare rates. तो मुझे लगता है I think ट्रेडिंग के हिसाब से मोमेंटम अभी भी बरकरार रह सकता है। From a trading perspective, another 8-10% is not ruled out, assuming results will be better. But fundamentally, I think there is still no structural improvement in all these stocks. ओके, तो शायद स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट में टाइम आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर मौका जरूर है अच्छी तेजी करने का। पिछले कई दिनों में हमने देखा है काफी भागा है ये शेयर। बैंकिंग काउंटर्स में दीपेश, बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि लगातार स्टॉक में देखिए आप सेल साइड की पोजीशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं, इसकी रेटिंग भी घटाई गई है। स्टॉक पर 179 के आसपास आज ट्रेड प्री ओपन के संकेत मिल रहे हैं, क्या किया जाए? सी ऑनेस्टली अगर देखें तो ये एक्सपायरी में कुछ खास तेजी नहीं देखने को मिली है। ये एक ही ऐसा बैंकिंग काउंटर एक ही ऐसा का बैंकिंग काउंटर जो अराउंड कुछ 24% शॉर्ट्स दिख रहे हैं इसके अंदर ये एक्सपायरी में, और 4% कुछ कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है ये एक्सपायरी में ये स्टॉक। सो आई थिंक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, तो इट इज बेटर नॉट टू कैच दोज अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक। सो ये लेवल्स पे भी मुझे लग रहा है कि तेजी नहीं करनी चाहिए। ये काउंटर के अंदर नीचे में अराउंड 160-165 के बीच अगर ये स्टॉक मिलता है तो मे भी एक ट्रेडिंग बेट बन सकता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ट्रेडिंग बेट के लिहाज से तेजी तो नहीं करनी चाहिए। ओके, तेजी ना करें बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन शॉर्ट करना हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक खबर नेगेटिव आ रही। केयर ने इनकी रेटिंग घटाई है, AAA थी AA+ की, एक नॉच नीचे किया है थोड़ा सा। शॉर्ट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया? सी ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में, बट वेर एज बैंक ऑफ इंडिया इज कंसर्न उसमें थोड़े लॉन्ग साइड पोजीशन बन रही है। तो इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट अगर नेगेटिव साइड का आना है तो मे बी बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा ज्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेरेटिव, बिकॉज एक प्रॉफिट बुकिंग का भी प्रेशर आता रहेगा बैंक ऑफ इंडिया में। बट सिंस मुझे एक ओवरऑल सेटअप बैंक निफ्टी का बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस लग रहा है, ऊपर में जिस हिसाब से 18,000 की कॉल 18,500 पे शिफ्ट हुई है, अनवाइंडिंग देखी गई 18,000 के कॉल के अंदर लास्ट 2-3 सेशंस में, तो मुझे लग रहा है कि पूरा बैंकिंग का सेटअप बहुत ही पॉजिटिव बन रहा है। तो एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी लग रही है पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, स्पेशली अगर आप मान के चले HDFC बैंक, ICICI बैंक बहुत ही अच्छे प्लेस्ड है, SBI इनफैक्ट भी बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो एक सिंस द होल सेटअप इज प्लेस्ड पॉजिटिवली, तो मैं अग्रेसिवली शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं देना चाहता हूँ कोई भी बैंकिंग काउंटर में, डिस्पाइट जितना भी नेगेटिव न्यूज है नीचे में एक बाइंग करने की खरीदारी पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी का ध्यान रखें, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऑफ द डे
माइंट्री रहेगा 5%, 4.5% ऊपर हो चुका है। वायदा कारोबार में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार करेगा ऐसा लग रहा है टॉप गनर के तौर पर, क्योंकि नंबर्स के बाद जो शॉर्ट्स है वो कवर होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक डीसीबी दिख रहा है, 2 दिनों तक तेज मार पड़ने के बाद आज प्री ओपनिंग सेशन में 4% ऊपर दिख रहा है। मयूरेश, अब क्या राय रखते हैं आप डीसीबी में नतीजे के बाद, और जो एक्सपेंशन प्लान मैनेजमेंट ने सामने रखे बाजार को पसंद नहीं आए, मार पड़ी 20% और 15% 2 दिनों में लुढ़क गया, यानी लगभग 35%। अब आज थोड़े संकेत हैं खरीदारी के, क्या आकर्षक हो चुका है 100 रुपए के नीचे ये? लेकिन अगर हम मूव देखें तो आई थिंक 40 से 140 तक आई थिंक एक अनअबेटेड मूव थी ऑफ द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स फॉर डीसीबी। जैसे Q1 के नतीजे आए थे लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड, Q2 के नतीजे डेफिनेटली एसेट क्वालिटी को लेकर सॉफ्ट थे, टैक्स प्रोविजनिंग बड़ी थी, और जैसे मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया आई थिंक ऑन द अग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन, आई थिंक एक डेफिनेट इंपैक्ट आता है बिकॉज इफ द मैनेजमेंट गोज अहेड विद द प्लान, आई थिंक जितना केपेक्स लगता है नए ब्रांचेस में मैच्योरिटी पाने में, एंड देन फॉर दोज ब्रांचेस टू प्रॉब्ली स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज बढ़ते हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज बढ़ने की वजह से निम्स पे प्रेशर आता है, क्योंकि निम्स पे प्रेशर आता है आई थिंक रिटर्न रेशियोज बोथ रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पे प्रेशर आता है। हालांकि आई थिंक फ्रॉम 2 times प्राइस टू बुक जो 140 पे कोट हो रहा था, आई थिंक द प्राइस टू बुक रेशियो हैज नैरोड डाउन सब्सटेंशियली। मुझे अभी भी लगता है आई थिंक द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज समथिंग वेयर द कंफर्ट लेवल इज, क्योंकि कैपिटल एडवोकेसी, एसेट क्वालिटी को लेके, ब्रांच नेटवर्क को लेके दे आर ऑलरेडी वेल एंट्रेंच्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड। तो अगर केपेक्स साइकिल रिवाइवल होता है, क्रेडिट ग्रोथ रिवाइवल आती है, दीज बैंक्स विल एग्जिबिट मोर progress and more prospects in terms of earnings growth, क्योंकि उनका नेटवर्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो आई सिलेक्ट द लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अनिल जी। हालांकि एक वापस एक अप मूव बिकॉज ऑफ द शार्प करेक्शन वी हैव सीन इन डीसीबी इज नॉट रोल्ड आउट, बट बैंक्स लाइक येस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इज समथिंग दैट वी विल स्टिल प्रेफर। ओके, तो बड़े बैंक्स में प्रेफरेंस अभी भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखी जाएगी। वेरी क्विक कॉल, आपका ट्रेड के लिहाज से टॉपिक क्या होगा राकेश? बैंकिंग काउंटर्स में एक शेयर जो आज ट्रेड करना चाहिए बैंक्स में? बैंक्स में अर्शिता मेरा ऐसा मानना है कि अगर बैंक्स में कॉल है ना, सबसे बढ़िया कॉल बैंक निफ्टी पे रहेगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी का रुझान है, एक बार 17,800 के लेवल फ्यूचर में निकलेंगे तो काफी बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे एक्सिस बैंक काफी अच्छा लगता है, प्योरली सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से। नीचे में 485 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, और जिस तरीके से एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर है 517, 518 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हर्षिता, वन मोर थिंग, जैसे अभी अनिल जी बात कर रहे थे, अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो माइंट्री से अच्छा कुछ नहीं है। कल जिस तरीके से इसके अंदर शॉर्ट्स इनिशिएट हुए हैं और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। और माइंट्री के अंदर अगर आप देखें तो एक बार ऊपर में 1430 के लेवल्स के ऊपर ही ओपनिंग की मुझे उम्मीद है, और इसके ऊपर निकलते ही ट्रेंड एकदम जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो रिवर्सल होगा और एक अच्छी पुलबैक रैली माइंट्री में देखने को मिल सकती है। तो आज दीपेश और राकेश दोनों मिलकर माइंट्री के शॉर्ट सेलर्स को अच्छे से ट्रैप करने वाले, ये साफ दिख रहा है। 5% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती दिख रही है 14 अंकों की, 8,200 के थोड़ा नीचे, लेकिन कल के हाई लेवल के आसपास खुलते हुए दिखेंगे हम निफ्टी पर। और सेंसेक्स 27,000 के पार टिके रहेगा, 50 अंकों की मजबूती यहाँ दिख रही है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर रखिए नजर, 0.5% की तेजी दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में। तो मिड कैप शेयरों में एक्शन साफ तौर पर रहने वाला है तेजी की तरफ। मेटल्स आज भी मजबूत रहेंगे, ऑटो आज भी मजबूत रहेगा, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन टेलीकॉम पर रहेगा दबाव, ये है प्री ओपनिंग सेशन से आपके लिए संकेत। चलिए तैयारी कर लीजिए अब बाजारों के खुलने की, और देखते हैं 8,000 पार करते हैं। पहली टिक पर 15 अंक ऊपर खुला है निफ्टी, और सेंसेक्स पर 20 अंकों की तेजी। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई लाल निशान में फिसलते दिख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, ये इंटरेस्टिंग है देखना। 8,200 पर आते ही शॉर्ट्स और प्रॉफिट बुकिंग ये दिख रहा है इस वक्त का पहली टिक पर रुझान। और वजह भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, आइडिया 1% नीचे, एक्सिस बैंक 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, और साथ ही आईटीसी और लीवर जैसे दिग्गजों में 1% की कमजोरी। तो एफएमसीजी शेयर से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, टेलीकॉम शेयरों से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए मजबूती कहां है, हिंडाल्को 2% मजबूत, बीपीसीएल डीजल के दाम 95 पैसे बढ़ाए और ऑयल मार्केट कंपनियों के शेयरों में खरीदारी है। मेटल्स अब भी मजबूत है, अल्ट्राटेक सीमेंट 1% मजबूत है, टाटा मोटर्स पर नजर रखिए यहाँ पर 1.5% की तेजी, टीसीएस 0.5% मजबूत है। आज आईटी शेयरों से भी थोड़ा सपोर्ट आ रहा है, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, सारे आईटी स्टॉक हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। तो यहां से मजबूती, लेकिन बाजार में मजबूती नहीं है, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में नजर आएंगे, मामूली सही। डीएलएफ वायदा कारोबार में टॉप लूजर 4.5% नीचे,
3% टूट चुका है। भारतीय एयरटेल ओबीसी की जो हम बात कर रहे थे 2% नीचे, मदरसन सुमी में भी 2% का नुकसान और एक्सिस बैंक 1% नीचे। मजबूत क्या है? माइंट्री 4% का तगड़ा उछाल, 1.5% ऊपर है टाटा मोटर्स। भारतीय इंफ्राटेल का स्टॉक भी 1.5% मजबूत। अदानी एंटरप्राइजेस कल की मजबूती आगे बढ़ाता हुआ, ये सारे शेयर हैं एक्शन में तेजी की तरफ और बाजार में एकदम शांत कारोबार है दिग्गजों में और साथ ही बैंक निफ्टी में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आधा % मजबूत और हर्षदा एक्शन सेंसेक्स निफ्टी के बाहर ही है। जी हाँ अनिल, यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स देखिए 54 अंकों की तेजी पर कारोबार करता हुआ और काफी इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं जहाँ पे तेजी देखने को मिली। माइंट्री आपने कहा कर 4% ऊपर। डीसीबी देखिए यहाँ पर एक पुल बैक आता हुआ 7% ऊपर खुला है ये काउंटर। एसआरईआई इंफ्रा 3% ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर नजर रखनी चाहिए पैंटलून जैसे शेयर पर भी जो करीब 2% ऊपर है। इसको आदित्य बिरला ग्रुप ने एक्वायर किया था और आज जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एबी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप एक बड़ा खुलासा करने वाली एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी और हमारा अनुमान यही है, हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि वो ई कॉमर्स वाले बिजनेस में उतरेंगे तो कुछ फायदा शायद इस पूरे पैक को मिलता हुआ दिखाई जरूर देगा। कुछ और काउंटर्स देखिए जहां पर अच्छी तेजी आज देखने को मिली है खुलते ही। पार्सोनाथ डेवलपर्स 3% ऊपर। एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज में 3% की तेजी दिख रही है। पटेल इंजीनियरिंग 2% ऊपर खुला है। एवरेज जिसमें कल काफी फंड एक्शन हुआ था, स्टॉक आज 2% ऊपर है कारोबार खुलते ही। जेके टायर जैसे काउंटर्स ये कुछ हरकत में आते हुए आज दिखाई दिए हैं। हालांकि कुछ मुनाफा वसूली हावी है। डीएलएफ में 3% नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और आइडिया जैसे काउंटर जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे टेलीकॉम कंपनी आज दबाव में रहेंगी और वही दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। धनलक्ष्मी बैंक का नाम जुड़ा है उस फॉरेक्स स्कैम से। अब ये कुछ नए एंट्रेंस आते हुए उस लिस्ट में जहां पर कुछ गड़बड़ियां होती हुई दिखाई दी है और वो स्टॉक देखिए करीब 2.5% नीचे खुला है आज कारोबार खुलते। बिल्कुल, और कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है उनमें जय भारत मारुति ये सब 4.5% कमजोर है। खराब नतीजे के बाद यहाँ पर मार पड़ती हुई दिखी है थोड़ी सी, ये एक और संकेत आता हुआ दिख रहा है इस बीच। लेकिन आज दिग्गजों में स्टार परफॉर्मर तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं, फिर से मेटल शेयर है। और दीपेश, इस लिहाज से कोई मेटल स्टॉक आप खरीदना चाहेंगे आज वायदा कारोबार में? नॉट रियली, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बेट वाइज मुझे लग रहा है कि एक टाटा स्टील और वेदांता एक ऐसे काउंटर हो सकते हैं जिसमें लॉन्ग साइड बनाई जा सकती है, बट मे बी 3 to 4% का अपसाइड मैक्सिमम दिख रहा है वो सब स्टॉक्स में। ओके, तो 3 से 4% का ही एटमोस्ट अपसाइड बढ़त देखने को मिल सकती है। इस समय दीपेश नहीं खरीदेंगे इन शेयर को। लेकिन राकेश, निफ्टी में कब वो तेजी की पोजीशन आप लेंगे? थोड़ी सी सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है तो किस लेवल के ऊपर निकले तो आप बड़ी तेजी के लिए तैयार रहेंगे? देखिए हर्षिता, निफ्टी में ऑलरेडी नीचे में 8088 निफ्टी स्पॉट का एक सपोर्ट है। निफ्टी फ्यूचर में देखें तो 8093 एक अच्छा सपोर्ट है। जिस तरीके से निफ्टी 11-12 पॉइंट नीचे चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है अगर निफ्टी में किसी को बाइंग करनी है तो इन्हीं स्तरों पे बाइंग करनी चाहिए। निफ्टी स्पॉट में 8088 का स्टॉप लॉस, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर 8093 अक्टूबर सीरीज का स्टॉप लॉस, ये चीज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करी हुई है। हर्षिता, काफी नीचे अच्छी एक्यूमुलेशन से निफ्टी निकल रहा है और मात्र आप 80-85 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस बैठता है और जिस तरीके से रुझान है मुझे ऐसा लगता है कि 80-100 के लेवल्स निफ्टी ऊपर में तोड़ देगा और 83-100 के लेवल्स इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। एंड मेटल्स की बात करें तो जिंदल 100 भी एक पाइप्स बनाता है और काफी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 66 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जिंदल 100 को भी बाय किया जा सकता है 78 रुपीज से लेकर 80 रुपीज के टारगेट के लिए। एंड एज ए डिस्क्लोजर जिंदल 100 पे भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी हुई है बाइंग करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसे काउंटर्स पर तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए। डीसीबी में अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि स्टॉक को हमने देखा है पिछले 2 दिनों में काफी टूट इम्पैक्ट, पिछले इस पूरे हफ्ते काफी गिरावट आई है। तो वीक आपके लिए वो चार्ट लेकर आएंगे कि किस तरह की चाल रही है इस पूरे काउंटर में। 7 दिनों में देखिए 30% टूटा है। क्या अब वो तमाम जो नेगेटिव्स बाजार पड़ रहा था नतीजों में और जो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है उसको लेकर डिस्काउंट हो चुका है इस प्राइस में मयूरेश, या फिर कुछ और संभावना है इस काउंटर के टूटने की?
तो क्लियरली जैसे मैं पहले बता रहा था, आई थिंक मूव सब्सटेंशियल हुई थी 40 से 140. आफ्टर दैट द रिजल्ट्स हैव बीन अ लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड. उसके ऊपर जैसे ब्रांच एक्सपेंशन के प्लान्स आते हैं, रिटर्न रेशियोज इंपैक्ट होते हैं. तो क्लियरली आई थिंक इफ द मैनेजमेंट स्टिल गोज अहेड विद दैट, आई थिंक निम कंप्रेशन और रिटर्न रेशियो हिट डीसीबी के नंबर्स में दिखा जाएगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. और हालांकि आई थिंक क्रेडिट इंडस्ट्री जनरली हम देखेंगे जो एडवांसेस ग्रोथ है is still on the softer side. CASA accretion I think on a slower rate हो रहा है across the banking industry. तो मुझे लगता है I think on the slower run banks like DCB I think more correction is possible. But as an investment bet I think and long term bet, larger private sector banks is something that I'm more comfortable with the 2-year horizon. Okay. आदित्य बिरला नो खरीदेंगे आप मयूरेश? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है आप ही की कंपनी से राजन शाह हमारे कई बार शो में आए, उन्होंने जैकपॉट शेयर के तौर पर आदित्य बिरला नो, जहां तक मुझे याद है 700-800 रुपए से वो लगातार रिकमेंड करे थे. उसके बाद 1100 रुपए में भी उन्होंने कहा था. अब स्टॉक 2200 रुपए के आसपास आ गया और आज बड़ा ऐलान होने वाला है जो ई कॉमर्स को लेकर. जाहिर सी बात है इसी कंपनी में होगा. क्या अभी भी आकर्षक लगता है ये शेयर? इन लेवल्स पर निवेश की राय होगी आपकी? सो क्लियरली जैसे मैंने पहले कहा, आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड हो गए हैं और जैसे इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, आई थिंक यू विल हैव टू अप्लाई होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट्स अनिल जी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस हो और द अदर बिजनेस एंटिटीज. तो मुझे लगता है आई थिंक एट लोअर लेवल्स दैट वी आर रिकमेंडिंग द स्टॉक, आई थिंक उस टाइम पे आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े अट्रैक्टिव थे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पोटेंशियल फॉर द होल होल्डिंग कंपनी. आई थिंक द अदर बिजनेसेस वर डूइंग वेल. लेकिन जैसे हम कह रहे हैं आई थिंक टेलीकॉम बिजनेस स्पेसिफिकली हम बात करें एज वन ऑफ द एंटिटीज, आई थिंक इट इज गोइंग थ्रू टफ टाइम. द रिटर्न रेशियोज इंपैक्ट होंगे. तो ओवरऑल आई थिंक कितना डिस्काउंटिंग आप देंगे वेरियस कंपनीज को एंड प्लस द वैल्यूएशन एट द करंट जंक्चर. तो लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर्स है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट एट दिस लेवल्स इज क्लियरली अवॉइडेड बिकॉज वैल्यूएशंस ऑन द हायर साइड. चलो वैल्यूएशन काफी बढ़ रहा है, नया निवेश ना करें, लेकिन आपके पास है तो बने रहिए शेयर में. आज 1% की तेजी देखने को मिल रही है. अदानी ग्रुप ये फिर से रेडार पर आया है, लाइमलाइट में आया है. दीपेश, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर दोनों में हम देख रहे हैं आज फिर से बढ़त है. क्या पिक करेंगे? मेरा पिक ऐसे तो दोनों ही नहीं होगा, बट अगर दोनों में से कोई करना पड़े तो मैं अडानी पावर पिकअप करूंगा. एंड आई थिंक जिस हिसाब से इसके अंदर पोजीशन बिल्डअप हुई है ओपन इंटरेस्ट में, और जिस हिसाब से अगर वो 30 के कॉल में जिस हिसाब से बाइंग दिखी गई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लग रहा है कि एक ट्रेडर 30 का कॉल बाय करके चल सकते हैं, या तो एक फ्यूचर में पोजीशन बनाए तो 2870 का स्टॉप लॉस रख के 31 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं अडानी पावर. आपने क्यों बोला कि आप दोनों को प्रेफर नहीं करेंगे ट्रेड करना इस समय पर? ऐसा कोई बात नहीं है, बट जिस हिसाब से बहुत वोलेटिलिटी हाई रहती है तो रिटेल जिस हिसाब से मुनाफे में बहुत जल्दी निकल जाते हैं और नुकसान में काफी हद तक खड़े रहते हैं, तो ये ऐसे काउंटर्स अगर नुकसान में खड़े रह गए तो मुनाफा होते होते बहुत समय निकल जाएगा. और चार्ट्स पर डीसीबी, राकेश, क्या ये बहुत तेज गिरावट होने के बाद एक थोड़ा उछाल है या फिर यूं कहें कि बेहद अहम सपोर्ट लेवल से स्टॉक फिर से घूम रहा है? जितना करेक्शन होना था, जितनी मंदी होनी थी हो गई और अब खरीद लेना चाहिए, क्या राय है आपकी? अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है 90 रुपीज एक अच्छा स्तर है. अगर किसी का 3 से 4 महीने का नजरिया है तो 90 रुपीज के अराउंड डीसीबी बैंक को एक क्वार्टर के लिए खरीद के भूल जाना चाहिए. काफी नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है और इन्हीं स्तरों के आसपास कल हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था. और अनिल जी, टेक्निकली नहीं, अगर आप देखें तो डीसीबी बैंक में जो मेन प्रमोटर है आगा खान फाउंडेशन, काफी कैश रिच फाउंडेशन है. और जहां तक मुझे याद पड़ता है जब एचडीएफसी बैंक बना था तब इसी आगा खान फाउंडेशन ने उसके अंदर भी पैसा लगाया था. और जिस तरीके से ब्रांचेस का एक्सपेंशन होने की बात हो रही है, मुझे लगता नहीं है कि 90 रुपीज के नीचे काफी बड़ी कोई लंबी छोटी टेक्निकली भी डाउनसाइड है. 3 से 4 महीने का नजरिया है तो शेयर लेके छोड़ देना चाहिए. एफडी के रिटर्न को डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. चलिए, तो 90 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, चार्ट से संकेत मिल रहे हैं. कुछ और काउंटर्स में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपके लिए हाजिर करते हैं. कल याद रखिए नतीजे आए और मुनाफे में 20% की बढ़त देखने को मिली है. 412 करोड़ पर मेरे ख्याल में वो मुनाफा आता हुआ दिखाई दिया और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 35% बढ़ी. स्टॉक में ज्यादा कुछ हरकत है नहीं. मयूरेश, क्या पसंद नहीं आए हैं नतीजे बाजार को? परिस्थिति आई थिंक स्टॉक नीचे के लेवल से काफी चल चुका था और एक कंसेंसस कॉल यही बन रहा था कि आई थिंक विद इन दी एनबीएफसी स्पेस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा. तो इन दैट एक्सपेक्टेशंस आई थिंक एलआईसी के नंबर्स काफी इन लाइन थे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस से. निम्स में एक्सपेंशन दिखा है, नेट प्रॉफिट में एक्सपेंशन दिखा है, जैसे एडवांसेस ग्रोथ दिखी है स्पेसिफिकली ऑन द रिटेल साइड बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देयर एडवांस कंपोनेंट इज रिटेल. आई थिंक हैज शोन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन और आगे जाते वक्त भी हमें लगता है आई थिंक रिटेल एडवांस
prices will grow at a very healthy pace, 19 to 20% to say the least. Developer portion is still at a very minuscule level between 2.5 to 2.6%. Asset quality has remained extremely stable और price to book में भी I think at 2.1 times trades reasonably well. तो मुझे लगता है I think with the kind of out performance probably in the last few weeks stock ने results को I think gestate किया था, but हमारा एक long term structural call housing finance companies पर specifically LIC housing पे अभी भी बरकरार है. We are still maintaining a target of 570 over the next 12 months. एक छोटी कंपनी आईटी जगत की मैस्टेक आपके लिए हाजिर करते हैं. याद रखिए स्टॉक में काफी दबाव देखने को मिला था क्योंकि सेकंड क्वार्टर इस कंपनी का बेहद खराब था. स्टॉक बुरी तरह से पिटा लेकिन आज हल्की सी बढ़त आती हुई 2-2.5% ऊपर है. राकेश, क्या दिख रहा है चार्ट पर? क्या खरीदना चाहिए या फिर अब भी आप दूर ही रहेंगे? हर्षिता, मेरा ऐसा मानना है मैस्टेक से दूर रहना चाहिए. अगर कहीं कोई नई पोजीशन लेनी है तो मेरा ऐसा मानना है टेलीकॉम पे, आरकॉम में नजर रखनी चाहिए. जिस तरीके से सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब कि कॉल ड्रॉप पे एक चार्ज पड़ेगा, एक पेनल्टी लगेगी, लेकिन आरकॉम में एक पॉजिटिव बायस है. अगर टेलीकॉम में कहीं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, कहीं ब्रेकआउट है तो वो आरकॉम है. अभी भी 78 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है. अगर 79 रुपीज के ऊपर निकलता है तो एक नई टेरिटरी में एक नया ब्रेकआउट होगा. तब 77 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और 83 के लेवल शायद देखने को मिले. नीचे में 74 आरकॉम का एक बड़ा सपोर्ट है. जब तक वो नहीं टूटता है ट्रेंड इसका क्लियरली इंटैक्ट है. ओके, तो यहां पर ये राय आती हुई इन शेयरों पर आज आपके लिए. पेंटालून, इसके चार्ट्स भी देखकर बताएं, धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है, दिन के उच्चतम स्तर पर आया है ये स्टॉक भी. राकेश, 226 रुपए पर खरीदेंगे अब भी? बिल्कुल अनिल जी, खरीदना चाहिए. जिस तरीके से अभी आपने बताया एक्सक्लूसिव न्यूज है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर इस न्यूज का कहीं इंपैक्ट मुझे लगता है कहीं आएगा तो वो पेंटालून फैशन पर ही आ सकता है और ऊपर में 238 240 के अराउंड के जो लेवल्स हैं उसको तोड़ने का ये पोटेंशियल रखता है. और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस ग्रुप में, मुझे लगता है कि एक री रेटिंग की स्टोरी यहां पे बन सकती है. ओके, तो यहाँ पर री रेटिंग की संभावना बनती है, लेकिन इस बीच कुछ वॉल्यूम एक्शन होता दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर और वो है एनटीपीसी के स्टॉक में. आप देखिए आज एनएससी पर, जी हाँ, एनएससी पर दो बड़े सौदे होते दिखे. एनटीपीसी के शेयर में जनरली वॉल्यूम कम होता है, आज काफी भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिखा है एनटीपीसी में. आप देख सकते हैं 20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है. 10-10 लाख शेयरों के दो बड़े सौदे होते दिखे हैं एनटीपीसी में. और एनएससी पर 21 लाख शेयरों का कारोबार है और बीएससी पर महज 20,000 शेयरों का कारोबार. तो उससे आपको अंदाजा होगा कि बड़े सौदे होते दिख रहे हैं. किस लेवल पर हुए ये? 125 रुपए 60 पैसे पर दो बड़े सौदे हुए और 20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ. एनटीपीसी में क्या कहीं कोई संकेत है पोजिशन बनने के? दीपेश, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की राय होगी आपकी? अगर ये एक्सपायरी की बात करूँ तो अराउंड बहुत ही मार्जिनल फ्रेश लॉन्ग दिखे. दूसरे काउंटर्स के कंपैरेटिवली बहुत ही कम तेजी का पोजीशंस बनते हुए देखा गया है एनटीपीसी के अंदर. तो ऊपर में एक 130 का एक डिस्कस्टिव रेजिस्टेंस है, तो कोई एक 130 128 तक कोई ट्रेड करना चाहता है तो एक वहां तक ट्रेड कर सकते हैं. बट उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद स्टॉक होल्ड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बेट इज कंसर्न. और नीचे में अगर 120 आता है तो फिर से एक ट्रेडिंग लॉस बनाया जा सकती है काउंटर के अंदर. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आपकी क्या सलाह है दीपेश? खासतौर से एचपीसीएल, बीपीसीएल, डीजल के दाम फिर बढ़ाए गए हैं लगभग 95 पैसे प्रति लीटर. स्टॉक्स आप देखिए आज 1-1.5% ऊपर है. क्या तेजी करके पैसा बनेगा इन शेयरों में? स्पेशली अगर आप ऑयल मार्केटिंग के अंदर बीपीसीएल की बात करूं तो मुझे ये काउंटर बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये लेवल्स पे भी यहाँ से अराउंड 940 960 टारगेट्स के लिए अभी भी ट्रेडिंग लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं बीपीसीएल के अंदर. नीचे में 860 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये काउंटर के अंदर. तो एक ट्रेडिंग बेट ये एक्सपायरी के लिए से डिस्पाइट के एक मूव देखने को मिल गया. मुझे लग रहा है कि ये मूव अब तक कंटिन्यू रह सकता है. ऊपर में 940 960 के टारगेट्स के लिए, नीचे में 860 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए. मयूरेश, डीएलएफ पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी. अब सभी ने तो पहले ही मना कर दिया था, एक बैन लगा दिया था डीएलएफ को फंड्स रेज करने से. अब सुप्रीम कोर्ट में कंपनी गई, उसके सामने अब सभी ने अर्जी दी है सुप्रीम कोर्ट में कि इनको अनुमति ना दी जाए. ये जो डीएलएफ की हाल फिलहाल में बोर्ड बैठक हुई थी और वहां पर जो रेजोल्यूशन निकल कर आया था कि प्रोमोटर्स कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे और वो पैसा फिर कंपनी में लगाया जाएगा डेट कम करने के लिए, क्या उस डिसीजन पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा या फिर नए फंड रेज करने के लिए अगर किसी दूसरे पार्टी के पास कंपनी जाए उस पर तो स्ट्रिक्ट बैन है, तो क्या इंप्लीकेशंस रहेंगे?
I'm not exactly sure जो फंड रेजिंग की इन्होंने बात की थी इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटर स्टेक कमिंग डाउन ऑन द रियल एस्टेट बिजनेस, उसका इम्पैक्ट प्रॉब्ली ऑर्डर से होता है, तो दैट टीम नीड्स टू बी वर्कड आउट. बट क्लियरली आई थिंक डीलेवरेजिंग स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट डीएलएफ विल हैव टू कंटिन्यू, हर्षिता जी, फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम. 21,700 करोड़ के आसपास की जो इनकी डेट पड़ी है बुक्स पे, दे विल हैव टू डीलेवरेज दैट, क्योंकि कोई नई लॉन्चेस हो नहीं रहे हैं. एनसीआर रीजन में प्री सेल्स इज एक्सट्रीमली वीक, इन्वेंट्री इज क्वाइट हाई, तो दैट इज टेकिंग अ बिग टोल ऑन देयर बैलेंस sheet. So I think we'll need to read into the specifics of what the implications of this might be, but prima facie यही लगता है कि stock underperform करेगा at least for the next 2 quarters. तो ये राय आती है. वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का. राकेश, मयूरेश, दीपेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर आज पहला सौदा में अपनी राय देने के लिए. लेकिन सेकेंडरी मार्केट का एक्शन तो है ही, प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज है कॉफी डे एंटरप्राइजेज यानी कि कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी के आईपीओ का आखिरी दिन. कल तक 75% इश्यू भर चुका था. क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इस पर राय लेंगे. हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली इस छोटे से ब्रेक के बाद.